हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक लेकर के आए हैं जिसमें हम सभी लोगों की हिस्ट्री छुपी हुई है। बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु लिव्ड। दोस्तों, इस बुक में आज हम जेनेटिक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम जेनेटिक्स की मदद से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमें नस्ल के झूठे होने के सबूत देती है। इस किताब में हम जेनेटिक्स की समझ के जरिए नए और चौंका देने वाली बातों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले हम इस बुक के ऑथर को जान लेते हैं। दोस्तों, इस बुक को एडम रदरफोर्ड जी ने लिखा है। वे ब्रिटेन के जेनेटिसिस्ट, लेखक और ब्रॉडकास्टर हैं। उन्होंने नेचर जर्नल में एडिटर का लगभग 10 साल तक काम किया है। वे गर्जीनिया न्यूज़पेपर के लिए अक्सर कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने बहुत सी साइंस डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके अलावा उन्होंने जेनेटिक्स पर कुछ किताबें भी प्रकाशित की हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि इंसान का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। हम सभी जानना चाहते हैं कि जब इंसान धरती पर आए तो वो कैसे थे। उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विज्ञान के पास जेनेटिक्स नाम की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स की मदद से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें पता की है। इसकी मदद से हम यह पता कर पाए हैं कि इंसान का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। इसकी मदद से हमें और भी बहुत सी बातों का पता की है कि जो हम किताब के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। इस किताब में हम इतिहास को विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। इसके अलावा हम बहुत सी दिलचस्प बातें के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप विज्ञान की मदद से इतिहास को झांकना चाहते हैं? क्या आप जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जेनेटिक्स की मदद से खुले राज के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस बुक समरी को पूरा सुने और इस बुक को खरीदकर पूरा पढ़ें। बुक की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुने। दोस्तों, इस बुक समरी में हम जानेंगे कि विज्ञान की मदद से हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं, वातावरण और कल्चर हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं और नस्ल के बारे में विज्ञान का क्या कहना है, एटसेट्रा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। टॉपिक 1, साइंस की मदद से हम इतिहास में आसानी से झांक सकते हैं। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे हैं। उन्होंने अलग अलग चीजों का सहारा लेकर इतिहास को समझाने और उसे समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम पास्ट में कुछ ज्यादा ही पीछे जाएं तो उसमें छुपी हुई सच्चाई को जानने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ग्रेगर मेंडल, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने इंसानों के जीन्स को समझने के बहुत सारे तरीके बनाए। उनकी इस टेक्नोलॉजी को हम आगे जाकर और अपने डीएनए को समझकर अपने इतिहास के रहस्य के बारे में जान सकते हैं। इंसानों के डीएनए को हमने सन 2000 में पूरी तरह से समझ लिया था। अब हम इंसान के डीएनए की तुलना उन जानवरों से मिले हुए डीएनए से कर सकते थे जो लाखों साल पहले मर चुके हैं। इससे हम उनके और अपने बीच के संबंधों के बारे में जान सकते हैं। आज इंसानों को होमो सेपियंस कहा जाता है, लेकिन इससे पहले बहुत से दूसरे जीव भी थे जिन्हें हम होमो निएंडरथैलेसिस, होमो हैबिलिस, होमो एस्टर, होमो हेड्रेबिलिसिस, होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस पहला ऐसा बंदर था जो सीधे खड़े होकर चल सकता था। होमो इरेक्टस अब से लगभग 19 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। वे अफ्रीका में पैदा हुए थे और अफ्रीका में ही होमो सेपियंस भी पैदा हुए थे। अब से 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया गए, जहां उनकी मुलाकात होमो निएंडरथैलेसिस से हुई। होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेसिस ने मीटिंग की। आज जीन को अच्छे से समझने के बाद हमें यह पता चला है कि एक यूरोपियन के डीएनए का 2.7% भाग होमो निएंडरथैलेसिस से मिलता है। समय के साथ होमो निएंडरथैलेसिस मिट गए और उनके अंश आज भी हमारे अंदर मौजूद है। टॉपिक 2, जीन की मदद से हम पुराने कल्चर्स और वातावरण के बारे में भी जान सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे कल्चर का असर हमारे जीन्स पर होता है? आइए हम इसका एक उदाहरण देखें। दुनिया में बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते क्योंकि वे इसे पचा नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग को दूध पीना बहुत पसंद है। इसका जिम्मेदार हम कल्चर को ठहरा सकते हैं। दूध के लिए हमें लैक्टेस नाम का एक एंजाइम की जरूरत होती है जो हमारे LCT जीन में मौजूद होता है। यूरोप के लोग को छोड़कर ज्यादातर लोगों के लिए यह जीन उनके बचपन के बीत जाने के बाद काम करना बंद कर देता है। 5000 से 10,000 BC में यूरोप के लोगों ने डेयरी के सामानों को बनाना और बेचना शुरू किया। उनके इस कल्चर की वजह से LCT जीन में एक छोटा सा बदलाव आया, जिसकी वजह से वे दूध को पचाने में काबिल बन गए। इस क्षमता की शुरुआत स्लोवेकिया, पोलैंड या हंगरी के आसपास हुई थी। इसके अलावा अलग अलग बदलाव की वजह से अफ्रीका और एशिया के लोगों में भी यह क्षमता आ गई। यह क्षमता हमारे लिए काफी जरूरतमंद साबित हुई क्योंकि इसी के बदौलत हम आज जिंदा हैं। इसके अलावा वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा है।
इसका एक अच्छा एग्जाम्पल स्किन कलर है। यूरोप के लोग कुछ ज्यादा ही गोरे होते हैं जबकि अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं। काले रंग तेज धूप में रहने की निशानी है। सारे होमोसेपियंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था, फिर भी यूरोप में रहने वाले लोग इतने गोरे क्यों हैं? जब हमने हड्डियों की जांच की तो हमें पता चला कि लगभग 7700 साल पहले स्वीडन के आसपास रहने वाले लोगों के जीन जब आपस में मिले तो उसकी चमड़ी का रंग हल्का हो गया, उनकी बालों का रंग भी सुनहरा हो गया और उनकी आंखों का रंग भी नीला हो गया। टॉपिक 2, डीएनए की मदद से हम हमारे वंश या जनजाति का पता नहीं लगा सकते। कोलंबस के अमेरिका आने से पहले वाइकिंग्स योद्धा वहां आ चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। अमेरिका के लोग अमेरिका में कोलंबस के आने से 20,000 साल पहले से रहने का दावा करते हैं। जीन को समझकर हम यह बता सकते हैं कि अलग अलग देश के लोगों के बीच क्या संबंध है। 29,000 बीसी से 14,000 बीसी के समय हमारी धरती इतनी ठंडी थी कि पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर ग्लेशियर से ढका हुआ था। इस समय के दौरान साइबेरियन एशिया के लोगों ने रशिया और अलास्का के बीच के रास्ते को तय करने के लिए जमे हुए ब्रिज का इस्तेमाल किया। वहां से वे दक्षिण की तरफ बढ़े जहां वे पूरी द्वीप पर फैल गए। जीन की मदद से हम यह सब पता कर पाए हैं। दक्षिण और उत्तर में रहने वाले अमेरिका के लोगों के जीन एक जैसे ही हैं। उनका संबंध ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों से है, जो यह दिखाता है कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्रीनलैंड के लोग खाने में सिर्फ मछलियां खाते थे जिसमें फैटी एसिड पाया जाता था। इस फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए उनके अंदर में FADS नाम का जीन पाए जाते थे। यह FADS जीन्स अमेरिका में रहने वाले लोग में भी पाया जाता है, जो यह दिखाता है कि दक्षिण और उत्तर में रहने वाले लोगों के पूर्वज ग्रीनलैंड के लोग ही थे। डीएनए से हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हम किस जनजाति से संबंधित हैं। बहुत सारी कंपनियां इस बात पर दावा करती हैं कि वे आपके पूर्वजों के बारे में बता सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनी आपसे कुछ पैसे लेती है, लेकिन इसके नतीजे पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कोई भी वैज्ञानिक बुनियाद नहीं है। सभी लोग आपस में मिक्स हो चुके हैं और ऐसे में बहुत सारी जातियों के अंश हमारे अंदर मौजूद हैं, जिससे हम यह पता कभी नहीं लगा सकते कि हम किस जाति से संबंधित हैं। टॉपिक 3, हम सभी का संबंध कहीं न कहीं शाही खानदान से है। जोसेफ चैंग येल यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिशियन हैं, जिन्होंने गणित की मदद से यह पता लगाया है कि हम शाही खानदानों से किस तरह संबंधित हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने यह पता लगाया कि हम कितने साल पीछे जाएं जिससे हम सभी लोगों के पूर्वज मिल जाएं। इसका जवाब था मात्र सिर्फ 600 साल पीछे। इसका मतलब है अगर हम सभी लोगों के पूर्वजों को एक पेपर पर बनाकर लगभग 600 साल पीछे तक ले जाएं, तो हम देखेंगे कि सभी लाइन आपस में मिल रही है और हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारे 2 पेरेंट्स हैं, उन दोनों के 4 पेरेंट्स थे, उन 4 के 8 पेरेंट्स थे, इसका मतलब हमारे करोड़ों पूर्वज हो सकते हैं। फिर हम सभी शाही खानदान से कैसे संबंधित हैं? इसका जवाब है कि 9वीं शताब्दी में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा पूर्वज है। वे सभी हमसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। यूरोप में रहने वाला चार्लमैन 18 बच्चों के पिता थे। इस हिसाब से देखा जाए तो वे यूरोप में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पूर्वज हैं। एशिया में रहने वाले लोग चंगेज खान से संबंधित हैं। अफ्रीका में रहने वाले नेफ्रिट से। हम में से हर किसी का पूर्वज एक राजा था, लेकिन हमारे सभी पूर्वज शाही खानदान से नहीं थे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपके सभी पूर्वज शाही परिवार से होते तो शायद आज आप यह नहीं पढ़ रहे होते। आइए देखें क्यों। पहले के समय के शाही लोग अपने वंश को शुद्ध रखने के लिए अपने ही घर में शादी कर लेते थे। इसकी वजह से उनके अंदर जीन से संबंधित बीमारियां पैदा होने लगी। इसका एक अच्छा उदाहरण है स्पेन के चार्ल्स द्वितीय। उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि वे पिता नहीं बन सकते थे। इसकी वजह यह थी कि उनके पूर्वज की संख्या सिर्फ 82 थी, जबकि किसी आम आदमी के पूर्वज की संख्या 254 होती है। उनके परिवार के लोग आपस में ही शादी कर लिया करते थे, जिससे उनके पूर्वजों की संख्या कम हो गई और वे अपाहिज हो गए। टॉपिक 4, नस्ल का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। काफी समय तक हमारे अंदर यह वहम रहा कि विज्ञान भी नस्ल को मानता है, लेकिन यह सच नहीं है। इस सच तक पहुंचने में हमें कुछ समय लग गया। सच यह है कि एक ही नस्ल के लोगों में जितने अंतर पाए जाते हैं, उतने अंतर तो 2 नस्लों के बीच में भी नहीं पाए जाते। इसका खुलासा रिचर्ड लेवोटिन ने किया था, जिन्होंने अलग अलग लोगों के खून का सैंपल लिया और पाया कि एक ही नस्ल के लोगों के खून में ज्यादा अंतर था। लेकिन बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में थे कि कुछ खास नस्ल के लोगों के कुछ खास खूबियां होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से एक थे निकोलस बैंड, जिनके हिसाब से हमारा डीएनए हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है।
विज्ञान के हिसाब से नस्ल का कोई अस्तित्व नहीं है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जैसे जोहान बल्मैन बैच ने इंसान के 5 मुख्य नस्ल को बांटा था। इसका नाम था केकेशियन, मंगोलियन, यूथोपियन, मालियन और नेटिव अमेरिकन। लेकिन 2002 में इन सभी बातों को स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट नोह रेसेनबर्ग ने गलत साबित कर दिया। रेसेनबर्ग ने 1056 लोगों के जेनेटिक सैंपल लिए जो 52 अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, जिन्होंने कंप्यूटर की मदद से इन सैंपल्स को अलग अलग करने की कोशिश की। जब उन्हें कंप्यूटर्स से उन्हें 5 भागों में बांटने के लिए कहा गया, तब उसने ऊपर दिए गए 5 भागों में उसे बांटा। लेकिन जब कंप्यूटर को 2, 3 या 4 भागों में बांटने के लिए कहा गया, तब कंप्यूटर ने उसे एकदम अलग तरह से बांटा। ठीक उसी तरह से जब उन्होंने कंप्यूटर से उसे 6 भागों में बांटने के लिए कहा, तब कंप्यूटर्स ने एक नई नस्ल को बनाया जो पाकिस्तान की एक नस्ल से मिलती जुलती है। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा यह निकला कि इंसान को हम जितने चाहे उतने भागों में बांट सकते हैं। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसमें नस्ल का कोई काम नहीं है। टॉपिक 5, इंसान के जेनेटिक कोड को समझने के बाद हमने बहुत सी बातों का खुलासा किया है। 26 जून 2000 में बिल क्लिंटन ने बहुत सारे वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस पर बुलाया और यह घोषणा की कि हमने इंसान के जेनेटिक्स को पूरी तरह से समझ लिया है। यह एक बहुत बड़ी खोज थी क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी बातों का पता लगी। वैज्ञानिकों ने सिर्फ 8 सालों में इस काम को अंजाम दिया था। आइए देखें कि इससे हमें क्या क्या पता लगा। सबसे पहली बात, हमें यह पता लगी कि हमारे जीनोम में जितने जीन नहीं है जितना हम सोचते थे। इससे पहले यह माना जाता था कि हमारे अंदर लगभग 2 लाख जीन हैं, लेकिन इस डिकोडिंग के बाद पता चला कि हमारे जीनोम में सिर्फ 20,000 जीन्स हैं। केले और राउंड वर्म्स में हमसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं। दूसरी खोज यह हुई कि हमारे ज्यादातर डीएनए का कोई काम नहीं होता। हमारे शरीर के सिर्फ 2% डीएनए में पढ़ने लायक जीन है, बाकी के जीन बेकार हैं। इन्हें हमने जंक डीएनए का नाम दिया है। हालांकि अभी तक यह साफ साफ पता नहीं चल पाया है कि क्या वो पूरी तरह से बेकार है या फिर उनका कुछ काम है। आखिरी बात, हमें यह पता लगी कि किसी खास बीमारी के लिए जीन जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले यह माना जाता था कि कुछ खास जीन की वजह से कुछ खास लक्षण या बीमारियां जैसे कैंसर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे साबित करने के लिए जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज GWAS ने हजारों लोगों के जीन पर स्टडी की जिनकी मानसिकता एक जैसी थी। उन्होंने देखा कि उसकी मानसिकता स्थिति के लिए कोई एक जीन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हजारों जीन मिलकर किसी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जीन बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आजकल इंटरनेट पर जीन के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही है जो कि बिल्कुल झूठी है। उसमें जॉर्जियन का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जीन खोजा है जो ड्रग्स की लत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर हम एक ही जीन को किसी खास व्यवहार की वजह मान लेते हैं। डेविस ब्रेडली के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके बारे में कहा गया था कि उसके मोआ जीन में खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्से और खून खराबे की भावना बढ़ गई है। इसी की वजह से उसने अपने दोस्त की पत्नी की हत्या की और अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की। डेविस के वकीलों ने कोर्ट में यह बताकर उसे आजादी दिलाई, लेकिन उसके ऐसे व्यवहार के लिए कोई एक जीन जिम्मेदार नहीं है। हमारे किसी भी व्यवहार के लिए बहुत सारे जीन्स मिलकर जिम्मेदार होते हैं। डेविस का केस झूठ या गलत फहमी पर आधारित था। बहुत ही कम हालतों में ऐसा हो सकता है कि हमने जीते जी जो गुण अपने अंदर पैदा किए हैं वह हमारे बच्चों के अंदर चला जाए। इसका एक एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखने को मिलता है, जब नाजियों ने एक जगह पर खाने की सप्लाई बंद करके वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तब इन हालातों में कुछ लोग जिंदा बच गए थे। बचने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियां झेलनी पड़ी। कुछ सालों के बाद जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्हें भी मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो गई। इससे हम यह कह सकते हैं कि जिंदगी में हमने जितने लक्षण को अपने अंदर जगह दी है वे हमारे बच्चे तक जा सकती है। डार्विन के बाद साइंस लगातार इस बात को झूठा बताते आई है, लेकिन आज हम एपिजेनेटिक्स नाम के ब्रांड में इन लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं और 2 या 3 पीढ़ियों के बाद इनका असर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस धीमी हो गई है, लेकिन इंसानों में अब भी बदलाव आ रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं जिसने हमें बहुत सारी सुविधाएं और ताकतें दी हैं। साइंस की मदद से हमने अलग अलग बीमारियों से निपटने की तरीका ढूंढ लिया, जिसके नेचुरल सिलेक्शंस की प्रक्रिया धीमी हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर हर पीढ़ी के साथ कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। हर इंसान का डीएनए उनके माता और पिता के डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं जो उनके माता या पिता किसी में भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि हर पीढ़ी के साथ इस धरती पर एक ऐसा इंसान पैदा हो रहा है जिसके पास कुछ अलग खूबियां हैं। लेकिन ये सारी बदलावें अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के जॉश एकी ने देखा कि हाल में जो डीएनए में बदलाव आए हैं उनकी वजह से प्रोटीन का बनना कम या एकदम खत्म हो गया है।
नेचुरल सिलेक्शन की मदद से सिर्फ फायदेमंद गुण वाले लोग ही जिंदा बचते और जिनमें इस तरह के नेगेटिव गुण पैदा होते हैं वे मारे जाते हैं। हमने अपने जीने के हालातों को इतना बदल दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। इंसान बीमारियों और बुढ़ापे का सामना करके हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हम नेगेटिव गुण वाले लोगों को भी बचा पा रहे हैं और इनका इलाज कर पा रहे हैं। इंसान आज भी पैदा हो रहे हैं और उनके पैदा होने से उनके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु लिव्ड की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं इसका कंक्लूजन। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद हमने जाना कि जेनेटिक्स की मदद से हमने इतिहास को अच्छे से जानने की कोशिश की है। इसकी मदद से हमने नस्ल की पुरानी और बेबुनियाद बातों को झूठा बताकर सभी इंसानों को एक समान साबित किया है। इसके अलावा हमने जेनेटिक्स की मदद से इंसान के शरीर को अच्छे से समझा और इसके बारे में अनोखी बातें पता की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो या हमारी वीडियोस को लगातार आप देखते रहते हो या आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।